नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां कोरोना को लेकर टीम 9 की हुई बैठक। लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। सीएम योगी ने प्रदेश में कोरोना के हालातों की ली जानकारी। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे मौजूद। तो लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। तो लगातार कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है, इसकी जानकारी ली। तो बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। तो कोरोना को लेकर टीम 9 की यह महत्वपूर्ण बैठक, इस बैठक में तमाम वेरिएंट सामने आया है और भारत में 4 केस भी मिल चुके हैं। अब हर किसी के मन में डर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा है, तो कहीं ना कहीं अब डर भी है बहुत ज्यादा। और किस तरह से ये तैयारी अधिकारियों की तरफ से की जाएगी, क्या दिशा निर्देश हो सकते हैं, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है इस दौरान? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि लगातार जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, जो बाहर से खास करके उन देशों से जहां से जो है इसका नए वेरिएंट का खतरा तेजी के साथ बढ़ा है, जहां इन्फेक्टेड तेजी के साथ सामने आए हैं, उन देशों से आने वाले यात्रियों की जो है जो ट्रेसिंग की जो है बात कही गई है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अब मास्क को मैंडेटरी बनाने की तैयारी की जा रही है कि एक बार फिर से जो है चूंकि अभी कोविड गाइडलाइन लागू नहीं हुई है, इसलिए अभी जो है उसके बाद अगर केंद्र से गाइडलाइन नहीं आती, एडवाइजरी नहीं आती, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे एडवाइजरी जारी कर सकती है। अभी स्थिति का लगातार आकलन किया जा रहा है। इस स्थिति के बाद जो है किस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से तैयार करने की तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दी है और उसी के तहत जो है ये टीम 9 की अहम बैठक हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो देखिए, लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट एक बार फिर से दुनिया में दिखने लगा है और भारत में भी इसके 4 केसेस सामने आए हैं। इसको देखते हुए अब डर जो है वो पूरे भारत में है और कहीं ना कहीं अब जो सरकार है वो अलर्ट मोड पर आ चुकी है। किस तरह से शुरू से ही तैयारी कर रखनी है। तो देखिए, इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे और टीम 9 की ये बैठक थी बेहद महत्वपूर्ण और कई सारे दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं कि आप किस तरह से पहले तैयारी कर रखें और अस्पतालों में भी पहले से ही वो एक्टिवनेस नजर आनी चाहिए और आम जनता को किस तरह सावधान रखना है पहले से ही, शुरू से ही, ताकि ये जो वेरिएंट है वो उत्तर प्रदेश में अपना डर, अपना खतरा ना बढ़ा सके। और ट्रिपल टी मॉडल जिसका जिक्र भी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं फिर से लागू करने की बात की जा रही थी। और टीम 9 की बैठक खत्म हो गई। उसके बाद हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत की आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री ने भी बैठक की है। जो ट्रिपल टी का फॉर्मूला था, जो केंद्रीय पत्र आया है सभी राज्यों को, तो ये भी कहा गया कि ट्रिपल टी का फॉर्मूला जो उत्तर प्रदेश का था वो फिर से लागू किया जाए। बिल्कुल, वो पूरी तरीके से लागू किया जाए। जो बस अड्डे हैं, जो हवाई अड्डे हैं, वहां पर किस तरीके से सतर्कता बरतनी है? विशेष ध्यान वहाँ पे जो लोग रहेंगे वहाँ पे यही एडवाइजरी जारी की जा रही है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से वहाँ पे। जो जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर बात बढ़ेंगे आगे। देश में एक बार फिर कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, जिसको लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में है। तो वहीं सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से कोरोना को लेकर न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। कोविड-19 को लेकर के आज एक बार फिर बैठक होने वाले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, सर क्या तैयारियां किस तरीके से? पूरी तैयारियां हैं और सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। कोई संदिग्ध मरीज मिले उसे आइसोलेट करें, उसकी जांच करें और वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन प्लांट्स को तैयार रखें
और हर स्थिति निपटने के लिए हमारे पास पूरी तैयारी है। सर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, वहाँ पर भी भीड़ जुटने वाली है। हम कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए हमने एडवाइजरी जारी की है और वो वहाँ हर जगह लागू होता है। इस पे ये मसद ब्रजेश पाठक थे, जिनका कहना है कि कोविड से निपटने के लिए सभी तैयारियां कर लेंगे। साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की होने उसको भी उनका कहना है कि जो भी कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन सभी को करना होगा। लखनऊ से न्यूज ब्यूरो के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी ज्ञान के साथ। वहीं आजमगढ़ में एसआईटी जांच में फर्जी पाए गए 219 मदरसों का मामला। 39 मदरसों को जारी हुए करीब 16 करोड़ रुपए। एसआईटी ने जांच कर गृह विभाग को सौंपी है रिपोर्ट। तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की भूमिका संदिग्ध। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी और रजिस्ट्रार भी घेरे में। तो अधिकतर मदरसों को 2003 से 2005 के बीच दी गई थी मान्यता। 2017 में एसआईटी को जांच मिलने के बाद रोका गया था भुगतान। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। एसआईटी की जांच में जिस तरह से फर्जी मदरसे सामने आए, उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपी गई है गृह विभाग को। तो करीब 16 करोड़ रुपए 39 मदरसों को जारी हुए थे, जिसके बाद अब तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी और रजिस्ट्रार भी अब घेरे में आ चुके हैं। अधिकतर मदरसों को 2003 से लेकर 2005 के बीच मान्यता दी गई थी और किस आधार पर मान्यता दी गई थी, ये अब सवालों के घेरे में है। 2017 में एसआईटी की जांच मिलने के बाद रोका गया था ये फंड। और अधिक जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, देखिए जिस तरह से आजमगढ़ में मदरसों को लेकर एक लंबी फहरिस्त थी जो फर्जी मदरसे पाए गए थे और इसी को लेकर एसआईटी की अब रिपोर्ट भी दे दी गई है, लेकिन इसमें अब सवाल ये खड़े हो रहा है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की भूमिका क्या कुछ थी। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के जो तत्कालीन प्रभारी अधिकारी और रजिस्ट्रार थे उन्होंने किस आधार पर इन मदरसों को मान्यता दी थी, ये अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भी तो 2005 से 7 में तमाम मदरसों को उत्तर प्रदेश के अंदर मान्यता दी गई थी। खासतौर पर अगर हम आजमगढ़ जनपद की बात कर ले तो 219 मदरसे ऐसे थे जिनको मान्यता दी गई थी। जब 2017 में इसकी जांच कराई गई तो जांच एसआईटी को सौंपी गई और लगातार एसआईटी इस पर जांच कर रही थी, जिसके बाद ये पता लगा कि 39 ऐसे मदरसे हैं जिनको 16 करोड़ रुपए का पेमेंट कराया गया। जैसे ही ये जानकारी उसके बाद 2017 से जो है इनका पेमेंट का भुगतान जो है वो रोक दिया गया और लगातार इस पर जांच चल रही थी। जब जांच हुई और विस्तृत जांच निकल कर सामने आई तो उसमें जो अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी अधिकारी हैं उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। उसके अलावा रजिस्ट्रार अल्पसंख्यक विभाग के हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि जो मदरसे कागजों में चल रहे थे उनको करोड़ों का भुगतान हो रहा था। 39 ऐसे मदरसे हैं जिनको एसआईटी की जांच में चिन्हित किया गया है। वहीं दूसरे अगर हम आजमगढ़ जिले की पूरी बात कर ले तो 219 मदरसे ऐसे हैं जो फर्जी पाए गए हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों का सर्वे कराया जा चुका है, जिसमें तमाम मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो बेहतर जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो तमाम मदरसे ऐसे हैं जो कागजों पर ही संचालित हो रहे हैं। वैसे ही अगर हम देखें तो आजमगढ़ में ये पूरा भ्रष्टाचार का मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर 16 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो चुका है। अब ऐसे 39 मदरसों को चिन्हित किया गया है, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से होती है। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो एसआईटी ने जांच कर गृह विभाग को रिपोर्ट सौंपी है। अब इसके आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन मदरसों को मान्यता कैसे प्राप्त हुई, फंड कैसे जारी हो रहा था। ये तमाम सवालों के जवाब अब कहीं ना कहीं गृह विभाग की तरफ से तलाशी जाएगी। बढ़ेंगे आगे। यूपी निकाय चुनाव टला तो बीजेपी का प्लान भी तैयार। चुनाव टला तो बीजेपी संगठनात्मक ढांचा करेगी मजबूत। प्रदेश से लेकर जिलों तक गठित होगी नई टीम। जनवरी में प्रदेश टीम की हो सकती है घोषणा। इसके साथ ही फरवरी में क्षेत्र और जिलों की टीमों का होगा गठन। तो चुनाव नहीं टला तो कार्यक्रम और अभियान रहेंगे यथावत। पार्टी में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी फिर होगी शुरू।
और ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर हर किसी की नजर है, पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में है, लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, सबकी नजर है कि हाईकोर्ट की तरफ से फैसला क्या आता है। लेकिन अगर फैसला पक्ष में नहीं आता है और ये चुनाव आगे के लिए टल जाता है, तो उसको लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति प्लान बी भी शुरू कर दिया है कि किस तरह से इन समयों का सदुपयोग करना है पार्टी को। जी हाँ, निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई थी, उसके बाद उस पर उच्च न्यायालय की तरफ से रोक लगाई गई थी, जो कि अभी भी जारी है। आज इसको लेकर एक फैसला आना है, माना जाता है कि देर शाम तक ये फैसला आ सकता है, पर उसके अगर वो फैसला सरकार के पक्ष में नहीं आता है और चुनाव टलता है, तो उसको लेकर क्या रणनीति अपनी जाएगी, इसके लेकर भी मास्टर प्लान बनाया गया था, जिसमें प्लान बी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है कि उसको संगठित तौर पर कैसे अपने आप को मजबूत करना है। जिस तरीके से एक प्रोसीजर होता है कि सेंट्रल का जो संगठन होता है उसका भी चुनाव होना है, उसमें अध्यक्ष के चुनाव किया जाएगा, जिसमें जेपी नड्डा का माना जा रहा है कि दोबारा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। उसी के साथ साथ जो प्रदेश के संगठन होते हैं, इनमें भी बदलाव किए जाते हैं। तो माना जा रहा है अगर चुनाव टलता है और चुनाव की डेटों में आगे विस्तार होता है, फरवरी मार्च तक जाता है, तो जनवरी में संगठन को लेके जो बदलाव होने हैं, जो संगठन में बदलाव किए जाने हैं, उसको आप देख सकते हैं कि वो करते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर नजर आएगी। और फरवरी लास्ट तक अगर कहा जाए तो जो जिले स्तर के जो संगठन में चेंजेस होंगे, जो प्रभारियों की जो चेंजेस होंगे क्षेत्र वाइज, वो भी इसमें आपको फरवरी लास्ट तक मिला जा सकता है। और माना जा रहा है जिस तरीके से जो अभियान चलाया गया था, जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, जो आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम की सूची बनाई गई थी, जिस तरीके से जिलावार जो कार्यक्रम करने हैं, जिलावार जो अभियान चलाए जाने हैं संगठन को मजबूत करने के लिए, वो यथावत बने रहेंगे। अगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार के पक्ष में फैसला आता है, तो जो चयन प्रक्रिया थी, वो जो रोक दी गई थी, उसको शुरू किया जाएगा और निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लग जाएगी। तो दोनों तरह से प्लान बनाए गए हैं। अगर आप पक्ष में अगर आपका फैसला आता है, ये आपके विपरीत में फैसला आता है, तो दोनों को लेके ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से संगठन को लेके आगे बढ़ना है, संगठन की रणनीतियों के लेके आगे बढ़ना है, संगठन और सरकार की जो नीतियां हैं, मोदी योगी की जो डबल इंजन की सरकार की नीतियां हैं, अंत्योदय तक की जो आपकी योजनाएं हैं, उसको कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए, उसको लेके जो रणनीति, जो कार्यक्रम और जो अभियान चलाने की बात कही गई थी और जो अभियान चल रहे थे, उनको लगातार जारी रखा जाएगा। जो 1918 आपके जो केंद्र हैं, उनमें जिस तरह से 16 पदाधिकारियों के साथ 61 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, वो लगातार उसमें भ्रमण कर रही थी। उसकी जो रिपोर्ट्स आई है, उसके बाद भी माना जा रहा है कि उनको आधार पर रखते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी। किस तरह से बूथ लेवल पर और मजबूती की जाए, किस तरह से संगठन के तौर पर और मजबूती की जाए, इसको लेकर भी अभियान और जो कार्यक्रम है वो लगातार चलते रहेंगे। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं लोहिया संस्थान के 74 संविदा कर्मियों पर लगा जुर्माना। ड्रेस ना पहनने और नेम प्लेट ना लगाने पर यह कार्रवाई हुई है। संविदा कर्मचारियों पर 500 रुपए का लगाया गया है जुर्माना। तो 23 नवंबर को प्रशासनिक निरीक्षण के दौरान मिली थी काफी गड़बड़ियां, तो नोटिस के आधार पर संस्थान के 7 कर्मचारियों का वेतन भी रोका गया। सभी कर्मचारी निजी एजेंसी के माध्यम से संस्थान में तैनात है। तो लोहिया संस्थान के 74 संविदा कर्मियों पर जुर्माना लगा है। तो ड्रेस ना पहनने और नेम प्लेट ना लगाने पर यह कार्रवाई हुई है। तो संविदा कर्मियों पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और इसके साथ ही साथ 23 नवंबर को प्रशासनिक निरीक्षण के दौरान ये खामियां, ये गड़बड़ियां मिली थी और इसी आधार पर यह कार्रवाई की गई है। तो नोटिस के आधार पर संस्थान के 7 कर्मचारियों का वेतन भी रोका गया है। तो जो गड़बड़ियां पाई गई, जो खामियां पाई गई, उस पर यह कार्रवाई की गई है। सभी कर्मचारी निजी एजेंसियों के माध्यम से संस्थान में तैनात है। तो लोहिया संस्थान के 74 संविदा कर्मियों पर यह जुर्माना लगा है। तो ड्रेस ना पहनने और नेम प्लेट न लगाने पर यह कार्रवाई की गई है। चूंकि निरीक्षण था और निरीक्षण के दौरान ये गड़बड़ियां, ये खामियां पाई गई। संविदा कर्मचारियों पर 500 का जुर्माना भी लगा है। नीलेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीलेश, देखिए किस तरह से लोहिया संस्थान में संविदा कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि जिस तरह से निरीक्षण के दौरान खामियां और गड़बड़ियां पाई गई, उसको देखते हुए ये कार्रवाई देखी जा रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लोहिया संस्थान में कार्यरत 74 संविदा कर्मचारियों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लगातार उनको हिदायत की गई थी कि जब भी ड्यूटी के दौरान आप रहें तो प्रॉपर वर्दी और नेम प्लेट के साथ रहें।
लेकिन उस हिदायत के बावजूद भी लगातार ये लोग हवाली कर रहे थे, गड़बड़ियां कर रहे थे। उसके बाद 23 नवंबर को जब प्रशासनिक निरीक्षण हुआ तो निरीक्षण के दौरान इनके ऊपर तमाम कमियां पाई गई, जिसके बाद ये 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दूसरी ओर एक और हिदायत दी गई है कि अगर दोबारा से प्रॉपर वर्दी में नहीं रहते हैं, नेम प्लेट नहीं लगाते हैं, तो आने वाले दिनों में उनको निष्कासन करने की भी इनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि जिन संविदा कर्मचारियों के ऊपर 500 का जुर्माना लगाया गया है, क्या वो अपने कार्यप्रणाली में बदलाव कर रहे हैं या फिर वैसे ही बने रहेंगे। आने वाले दिनों में इनको लोहिया संस्थान से निष्कासित किया जाएगा। ठीक है नीलेश, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं महिला अस्पताल में लगातार कार्रवाई जारी है। औचक निरीक्षण के बाद शुरू हुई है छापेमारी। अस्पताल में प्रभारी सीएमओ एपी सिंह का छापा। ड्रेस पहनकर न आने पर 15 आशाएं निलंबित। आशाओं के मामले में डीसीपीएम की भूमिका संदिग्ध। महिला अस्पताल में भ्रष्टाचार वसूली के कई मामले। 2 दिन पहले डिप्टी सीएम ने बड़ी कार्रवाई की थी। तो देखिए जिस तरह से लगातार ड्रेस पहनकर न आने पर 15 आशाएं निलंबित हुई हैं। आशाओं के मामले में डीसीपीएम की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। तो महिला अस्पताल में भ्रष्टाचार वसूली के कई मामले भी सामने आए हैं। तो आपको बता दें 2 दिन पहले डिप्टी सीएम ने बड़ी कार्रवाई की थी। अधिक जानकारी के साथ कादर अंसारी हमारे साथ जुड़ गए। कादर, महिला अस्पतालों में लगातार कार्रवाई का जो दौर है वो लगातार जारी है। कोरोना में साफ तौर से जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, महिला हॉस्पिटल से जिला हॉस्पिटल तक जो वसूली का खेल चल रहा था, इसको लेकर के डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई के बाद में यहाँ के आला अधिकारी भी जागे हैं और सीएमओ एपी सिंह ने जो है कल अचानक जो है महिला हॉस्पिटल में छापेमारी की है। छापेमारी के बाद में जो आशा बहुएं हैं उसमें से जो है जो ड्रेस में नहीं आती थी और जो जिस तरीके से जो वसूली की कार्रवाई हुई है, इसके बाद में 15 आशाओं को जो है निलंबित कर दिया गया है। तो जिस तरीके से गोंडा में ब्रजेश पाठक का लगातार जो है भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, तो आला अधिकारी भी मौके पे निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार जो है कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। हालांकि पहले से ही महिला हॉस्पिटल हो चाहे जिला हॉस्पिटल हो, लगातार जो भ्रष्टाचार की तस्वीरें आ रही थी, लेकिन यहाँ पे मामले को दबाया जा रहा था। लेकिन जिसके बाद में जब डिप्टी सीएम ने पूरे मामले का संज्ञान लिया, इसके बाद में अधिकारी भी जागे हैं और अब जो है 15 आशाओं पे कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं गोंडा में जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर अब कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कादर इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां 19 दिसंबर को 12वीं की छात्रा की सुसाइड का मामला। अश्लील वीडियो वायरल किए जाने पर आहत छात्रा ने सुसाइड किया था। आरोप इरफान ने छात्रा का वीडियो वायरल किया था। पुलिस ने आरोपी इरफान को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद हिंदू संगठनों ने थाने पर किया हंगामा। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए गठित की थी 6 टीमें। पुलिस ने आरोपी इरफान को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ की कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था आरोपी इरफान। तो देखिए कुछ दिन पहले ही ये मामला सामने आया था। द्वारा बताया जाता है कि उनकी पुत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली है। इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमों का गठन किया गया था। आज उसमें से मुख्य अभियुक्त इरफान पुत्र अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा चुकी है और जो एक शेष अभियुक्त उसमें बचा है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगी हुई हैं और उसमें भी जल्द गिरफ्तारी कर उसको जेल भेजा जाएगा। और तो जानकारी के साथ यादराम भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादराम, देखिए कुछ दिन पहले ये मामला सामने आया, उसके बाद लगातार इरफान की तलाश की जा रही थी। किस तरह ये पूरी जानकारी मिली और अलीगढ़ से गिरफ्तारी हुई है इरफान की, और इसके साथ ही साथ आगे क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, मैं बता दूं कि खोड़ा इलाके की घटना है, जहां पर एक युवती जो कि एक छात्रा थी, वो एक इरफान नाम के लड़के के संपर्क में थी और काफी दिनों से दोनों का आपस में मिलना जुलना था। लेकिन लगातार जो इरफान था उसको ब्लैकमेल कर रहा था और उसकी जो वीडियो है, जो कुछ अफरंग तस्वीरें थी, उसको डालने की धमकी लगातार दे रहा था। इस बात की शिकायत उन्होंने कई बार की, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब जो इरफान है, उसने जो छात्रा है उसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद जो ये छात्रा है इसने अपनी सुसाइड कर ली और सुसाइड के बाद जो फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन इस पूरे मामले में जो पुलिस है उसका वो सवालों के घेरे में रही और साथ ही लेकिन पुलिस ने इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 टीमों का गठन किया और जो इरफान और उसके जो पिता है रहमान, उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया
मैं बता दूं कि जो इरफान है वो हाथरस का रहने वाला है और पुलिस ने इसको अलीगढ़ से गिरफ्तार किया और उस समय गिरफ्तार किया जब इरफान जो अलीगढ़ की जो कोर्ट है वहां पर सरेंडर करने के लिए जा रहा था, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने जो इरफान है और जो रहमान है उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दूं कि जो ये मामला जिस समय सामने आया तो तमाम जो हिंदू संगठन थे, तमाम जो लोग थे, इसे दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे थे और लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए जो इरफान है उसको गिरफ्तार कर लिया। और अब फिलहाल पुलिस और चीजों की जांच में जुटी है कि कहीं जो इरफान है और लड़कियों के संपर्क में तो नहीं था, और साथ ही जो अश्लील वीडियो है लड़कियों की, इसके पास वीडियो तो नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यादराम इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर आगरा से, जहां छात्रवृत्ति घोटाले मामले में बाबू पर गिरी है गाज। विजिलेंस टीम कर रही थी छात्रवृत्ति घोटाले की जांच, बाबू नहीं कर रहा था जांच में सहयोग। तो 2010-11 छात्रवृत्ति घोटाले पर बाबू पर अब कार्रवाई हुई है। बाबू दिनेश मोहन त्यागी पर छात्रवृत्ति घोटाले के सबूत मिटाने का आरोप लगा था, तो बीएसए ने निलंबन की कार्रवाई की है। बरौली आहिर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बाबू को किया गया अटैच। तो बाबू दिनेश मोहन त्यागी पर छात्रवृत्ति घोटाले के सबूत मिटाने का आरोप लगा था, बीएसए ने निलंबन की कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के साथ कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या जानकारी? देखिए, छात्रवृत्ति घोटाले मामले में बाबू पर गाज गिरी है, कहीं ना कहीं संदिग्ध घेरे में था कि किस तरह से सबूत मिटाने की कोशिश भी बाबू कर रहा था। आपको बता दूं रितु जी, जिस प्रकार बाबू पर बड़ी कार्रवाई बीएसए द्वारा की गई है, 2010 और 2011 के छात्रवृत्ति घोटाले का पूरी जांच चल रही थी, जिसको लेकर बाबू से लगातार जांच की जा रही थी। तो और उसमें बताया जा रहा था कि बाबू के द्वारा कोई सहयोग भी नहीं किया जा रहा था। तो निश्चित तौर से बीएसए ने बड़ी कार्रवाई की है, उसे बरौली अहिर के जो खंड है वहां पर उसे अटैच किया है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और ये तथ्य की जानकारी भी की जा रही है। इसके साथ छात्रवृत्ति घोटाले में और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इनका साथ दे रहे थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को जांच किया है। तो निश्चित तौर से यही एक ऐसा मामला नहीं है, शिक्षा विभाग में और भी ऐसे तमाम इस तरह के मामले सामने आए हैं। इससे पहले शिक्षा भर्ती घोटाले के मामले भी आए थे, जिसमें कई लोगों पर गाज गिरी थी। अभी भी कई ऐसे और मामले पूर्व में चल रहे हैं जिन पर कार्रवाई करना तय माना जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कृष्णा इस जानकारी को देने के लिए। 1 जनवरी से सिनेमा घरों में चलेगा देशभक्ति गीत। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर लिया गया यह बड़ा फैसला। फिल्म चलने के पहले चलेगा देशभक्ति गीत। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बैठक में जारी किए आदेश। शासकीय भवनों की सफाई, रंग पुताई कराई जाएगी। तो 1 जनवरी से सिनेमा घरों में देशभक्ति गीत चलेंगे। तो पिक्चर शुरू होने से पहले देशभक्ति गीत चलाए जाएंगे। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। फिल्म चलने से पहले चलेगा देशभक्ति गीत। कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।